हेलो फ्रेंड, आज के इस क्लास में बिहार तथ्यासार घटनाचक्र बुक 2023 से बिहार के भूगोल चैप्टर को कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बिहार के इतिहास को देखा था। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, यह बुक जो है बिहार जीके के क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। फ्रेंड्स, आज का यह क्लास 69 बीपीएससी और बिहार दरोगा एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगी, तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बिहार जो है कि 83 अंश 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 अंश 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कभी कभी यह बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिहार का देशांतरीय विस्तार बताएं। इसके बाद है भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 2.86% हिस्सा है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां राज्य जो है जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात सबसे बड़ा राज्य है। यानी बिहार का जो स्थान है वो 12वां है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र रूप से 13वां स्थान है, यदि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाए तो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की भूगर्भिक संरचना। आप लोग इसको दिया है चट्टानों के प्रकार। तो फ्रेंड्स, ढरवार प्रकार के जो चट्टान है वो दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं इस चट्टान में। इसके बाद है विंध्याचल विंध्यन पर्वत। विंध्यन प्रकार के जो चट्टान है दक्षिण पश्चिम बिहार जैसे कि कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाए जाते हैं, जो रोहतास के आसपास में पाए जाते हैं। इसके बाद है टर्शियरी। बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में इस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, टर्शरी। और उसके बाद है क्वार्टरनरी। हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्रों के भागों में पाए जाते हैं। बिहार के अधिकांश भागों में यह चट्टान पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार भू आकृतिक विभाजन। बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से प्रदेश हो सकते हैं वो? शिवालिक प्रदेश, बिहार का मैदान और दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र। बिहार की सुमेश्वर यानी सुमेश्वर श्रेणी, यह कई बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और शिवालिक श्रेणियों का निर्माण एक ही काल यानी प्लास्टोसीन काल में हुआ था। सुमेश्वर पहाड़ी और शिवालिक पहाड़ी का जो निर्माण है वो प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में है। यह क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा गया है, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। इसके बाद है इसे रामनगर, दून, सुमेश्वर श्रेणी एवं हरटा घाटी के रूप में उप विभाजित किया जा सकता है। सुमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी फोर्ट सुमेश्वर है, जिसकी ऊंचाई जो है 880 मीटर लगभग 2884 फीट ऊंची है। सबसे ऊंची चोटी का नाम जरूर याद रखिएगा, फोर्ट सुमेश्वर, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इस क्षेत्र में सुमेश्वर, भिखनाठोरी, कापन तथा हरहा प्रमुख दर्रे हैं, जिनसे भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनते हैं। बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है, गंगा का उत्तरी मैदान एवं गंगा का दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा का मैदान। फ्रेंड्स, गंगा के मैदान का क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। यह मैदान उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। भूगर्भिक दृष्टि से यह मैदान अग्रभीर फोर्ड डीप है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गंगा का उत्तरी मैदान गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है, जबकि गंगा का तो जो दक्षिणी मैदान है दक्षिण दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना हुआ है। उत्तरी मैदान का विस्तार पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण के तराई क्षेत्र समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार आदि जिलों में है।
बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है, जिसे चौर या मन कहा जाता है। यानी जो गंगा का मैदान जो जलमग्न है उसे चौर या मन कहा जाता है। चौर का प्रमुख उदाहरण पश्चिमी चंपारण का लखनी चौर एवं पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर एवं सुंदरपुर चौर आदि है, जिसे चौरा भी बोला जाता है। दक्षिणी मैदान गया, राजगीर, गिरियक, बराबर, खगड़पुर, शेखपुरा, जमालपुर, बिहार शरीफ आदि पहाड़ियों से घिरा त्रिभुजाकार मैदान है। इस क्षेत्र में टाल यानी जिसको निम्न भूमि बोला जाता है क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनका विस्तार पटना से लखीसराय तक है। इस टाल क्षेत्र में बड़हिया एवं मोकामा टाल क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र से बनने वाली विशिष्ट आकृति को क्षेत्र दियरा भूमि है। उत्तरी गंगा में चौर जिसको निम्न भूमि बोला जाता है एवं मन जो कि गोखुर झील की आकृति पाई जाती है। दक्षिण पठारी क्षेत्र या पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में बांका तक विस्तृत है। यह नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत रोहतास एवं कैमूर जिले में कैमूर का पठार है, जहां बलुआ पत्थर मिलते हैं। गया, मंदार, बराबर और जो है कि जेबियन की पहाड़ियाँ, राजगीर और शेखपुरा पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ, मुंगेर और जमालपुर की पहाड़ियाँ हैं। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। इसके बाद आइए देखते हैं बिहार की प्रमुख नदियाँ। इससे भी कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बिहार में 3.52 हेक्टेयर में जल क्षेत्र का विस्तार है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 3.8% हिस्सा है। इसका जो मुख्य स्रोत है बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के तहत ऐसा माना गया है कि बिहार का जो जलमग्न क्षेत्र है वो 3.8% है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसके बाद है बिहार की सीमा में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी गंगा है। यह बिहार में भोजपुर और सारण जिले के मध्य सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी किस जिला से होकर के बिहार में प्रवेश करती है, तो भोजपुर और सारण जिले के मध्य सीमा बनाती हुई जो कि बिहार में प्रवेश करती है। गंगा की सहायक नदियों में गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा जिसको सरयू बोला जाता है, कोसी, महानंदा इत्यादि प्रमुख हैं। अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलकर गंडक नदी नेपाल होते हुए उत्तर बिहार में हाजीपुर और सोनपुर नामक नगरों से बहती हुई मुजफ्फरपुर तथा सारण जिले की सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है। इसके बाद है सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकली बूढ़ी गंगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों से बहती हुई खगड़िया में गंगा में मिल जाती है। इसे गंगा की 7 धाराओं में से एक मानी जाने वाली गंडक नदी का प्रतिरूप माना जाता है। इसे शुरुआत में सिकराना नदी के नाम से भी जाना जाता है। बाण गंगा, हरहा, मनियरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद हिमालय की महाभारत जो श्रेणियां हैं से निकलने वाली बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना प्रवाह मार्ग बदल लेती है, जिससे दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर जिलों में अत्यधिक जान माल की हानि होती है। लखनदेई, चकनहा, लाल बकेया, जमुने, बागमती, कोला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद है नेपाल के सप्तकौशिकी से निकलने वाली कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहते हैं। बिहार का जो शोक नदी है वो कोसी नदी को बोला जाता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। यह गंगा से मिलने के पूर्व स्वयं डेल्टा बनाती है। इसके बाद है अमरकंटक से निकलकर सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिलों की सीमा बनाती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। फाल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। गया के निकट इसका विशाल
पार्ट है। इसके बाद है बिहार के बेगूसराय में कांवर झील एशिया का सबसे बड़ी शुद्ध जल यानी आर्द्र स्थल का झील है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थल। तो फ्रेंड्स जो गंगा नदी है उसका उद्गम जो है गंगोत्री के गोमुख से होता है जो कि उत्तराखंड में है, जिसका संगम होता है बंगाल की खाड़ी में जो कि मिल जाती है जाकर के। पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिले गंगा के तट पर स्थित हैं। भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में इसकी जो लंबाई है 405 किलोमीटर है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 405 किलोमीटर है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है घाघरा, जिसको सरयू नदी बोला जाता है, यह मामचाचुंगो ग्लेशियर जो कि तिब्बत से निकलती है। गंगा नदी में जाकर के मिलती है कहाँ पे, तो रेविलगंज जो कि सारण में है। गुथानी सीमान के समीप बिहार में प्रवेश करती है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। गंडक नदी जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है। अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी पर्वत के समीप से गंगा नदी में मिलती है। इसका संगम मुहाना गंगा नदी में है। पहलेजा घाट के निकट पटना में मिलती है। नेपाल में सप्तगंडकी के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी 7 मुख्य सहायिकाएँ हैं, जो पहला है त्रिशूली, दूसरा बूढ़ी गंडक, तीसरा मस्तियांगनी गदी, इसके बाद चौथा है सेती, 5वां है दरौदी, 6वां है मादी, 7वां है काली गंडक। इसको नारायणी शालिग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। इसको अन्य नाम है, इसका जो अन्य नाम है वो नारायणी तथा शालिग्राम है। इसकी जो कुल लंबाई है वह है 640 किलोमीटर। हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर तट पर बसे नगर हैं। गंडक नदी के तट पर पूछा जाए कौन से नगर बसे हैं बिहार के, तो हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर। इसके बाद आता है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो कि चौतरवा और बिशंबरपुर जो कि पश्चिमी चंपारण इसका उद्गम स्थल है। गंगा नदी में इसका संगम मुहाना है जो कि खगड़िया के निकट जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है। मसान, बलौर, पंडगी, सिकता, तिलवे, तिऊर, धनौती, कोहरा, दंदा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। बाढ़ के दिनों में अपना मार्ग बदल लेती है। इसके बाद आता है बागमती जो कि शिवपुरी श्रेणी हिमालय नेपाल में निकलती है, नेपाल से निकलती है। कोसी नदी में इसका संगम मुहाना है। बादल घाट के समीप जाकर के यह मिलती है। इसकी कुल लंबाई जो है कि 589 किलोमीटर है बिहार में। इसकी कुल लंबाई जो है 589 है, जबकि बिहार में इसकी कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। इसके बाद है कमला नदी जो कि महाभारत श्रेणी सिंधुलिया गढ़ी नेपाल से इसका उद्गम स्थल है। बागमती नदी में इसका संगम मुहाना है बादल घाट के पास। मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है। मैनावती, धौरी, बलान मुख्य सहायक नदियां हैं। इन नदियों से मिलने के बाद इसका नाम कमला बलान हो जाता है। मधुबनी जिले में जयनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। इसके बाद आता है कोसी नदी। यह नेपाल एवं तिब्बत इसका जो है कि उद्गम स्थल है। गंगा नदी में मिलती है कहाँ पे, तो कुशेला कटिहार जिला में। अरुणा, सुनकेसी तथा तमूर कोसी में संगम से कोसी हिमालय क्षेत्र बनाती है। भारतीय सीमा में हनुमान नगर के समीप यानी नेपाल से प्रवेश करती है। मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। बिहार का शोक कहा जाता है इसको। इसके बाद महानंदा जो कि दार्जिलिंग से निकलती है। गंगा नदी में इसका संगम मुहाना है कहाँ पे, तो गोंडागारी घाट जो कि बांग्लादेश में। महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है। उत्तर दिनाजपुर बिहार के किशनगंज, मालदा, पश्चिमी चंपारण होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद आता है सोन नदी जो कि मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से निकलती है, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। गंगा नदी में इसका संगम मुहाना है। पटना के निकट आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में प्रवाहित है।
प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद आता है पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी जो है कि छोटा नागपुर पठार जो पलामू झारखंड से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है फतुहा पटना के समीप। कर्मनाशा नदी जो है कि कैमूर पर्वत जो कैमूर बिहार से निकलती है। गंगा नदी जो चौसा के पास जाकर इसकी यह गंगा नदी में मिल जाती है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच सीमा बनाती है। बिहार में इसे अशुभ यानी अपवित्र नदी माना जाता है। अजय जो देवघर झारखंड से निकलती है, भागीरथी नदी में मिलती है पश्चिमी बंगाल में। यह बिहार के मुंगेर जिले में प्रवाहित होती है। इसके बाद है किउल नदी, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरी पहाड़ी क्षेत्र जो खगड़िया गिरिडीह झारखंड से निकलती है। गंगा नदी में इसका संगम हुआ है कहाँ पे, तो सूरजगढ़ लखीसराय में बिहार और झारखंड में प्रवाहित होती है। जमुई, लखीसराय, किउल नगर इसके तट पर हैं। इसके बाद आता है फाल्गु नदी। फाल्गु नदी जो है कि लीलांजन, निरंजना और मोहन के संगम से गया बिहार में निकलती है। पुनपुन नदी में इसका संगम है। बौद्धों एवं हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए प्रसिद्ध नदी है फाल्गु नदी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की मिट्टियाँ। तो फ्रेंड्स गंगा का उत्तरी जो मैदान है इसमें पर्वत पदीय चूनेदार मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में यह पाया जाता है। इसके बाद है तराइन जो पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक पाया जाता है। बांगर मिट्टी जो है कि पूर्णिया, सहरसा, कोसी नदी क्षेत्र में पाया जाता है। अम्लीय जो है कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इसे करैल या कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है। इसके बाद है बलसुंदरी, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बलसुंदरी मिट्टी पूर्णिया के दक्षिण भाग से सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिण भाग तक, सारण एवं चंपारण के कुछ भाग तक जो कि बलसुंदरी मिट्टी पाया जाता है। इसके बाद आता है खादर मिट्टी, यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है। गंगा के दक्षिण मैदान में टाल मिट्टी जो कि बक्सर से पीपरपैंती तक, पटना, मुंगेर एवं भागलपुर में अधिकता है इसकी। इसके बाद बलथर मिट्टी, कैमूर पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र के निकट लोहा का अंश अधिक होने के कारण इसका जो रंग होता है वह लाल होता है। इसके बाद है लाल बलुई मिट्टी, कैमूर रोहतास के पठारी भाग मोटे अनाजों की खेती के लिए यह लाल बलुई मिट्टी जो है कि उपयुक्त है। इसके बाद है बिहार में जल क्षेत्र लगभग 3.52 लाख है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.8% है। बिहार में पिछले 10 वर्षों के दौरान बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र में कुल मिलाकर लगातार वृद्धि हुई है। कुल सिंचित क्षेत्र वर्ष 2015-16 में 52.47 लाख हेक्टेयर था जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 54.35 लाख हेक्टेयर हो गया। इस पर नलकूप सिंचाई का मुख्य स्रोत है जो कुल सिंचित क्षेत्र के 63.9% की सिंचाई के लिए जिम्मेवार है। इसके बाद 30.6% हिस्सा नहरों के पानी का है। सर्वाधिक 3.72 लाख हेक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्र रोहतास जिले में था और सबसे कम 0.26 लाख हेक्टेयर शिवहर जिले में है। यह याद कीजिएगा कि याद रखिएगा हमेशा कि सकल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस जिले का है और सबसे कम किस जिले का है, तो रोहतास का सबसे अधिक तथा शिवहर का सबसे कम है। गौरतलब है कि नहरों से सिंचाई के मामले में भी 2.80 लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास शीर्ष पर था, जिसके बाद पश्चिमी चंपारण जो है कि 1.85 लाख हेक्टेयर और औरंगाबाद 1.44 लाख हेक्टेयर का स्थान था। राज्य में नहरों से कुल सिंचित सिंचाई में इन तीनों जिलों का संयुक्त हिस्सा लगभग 36.6% था। वर्ष 2019-20 में समस्तीपुर जिले की सर्वाधिक 2.28 लाख हेक्टेयर जमीन नलकूपों से सिंचाई के लिहाज से सुसज्जित थी, जिसके बाद सीतामढ़ी जो कि 1.90 लाख हेक्टेयर
और कटिहार 1.83 लाख हेक्टेयर का स्थान था। इसके बाद नेक्स्ट है बृहद एवं मध्य सिंचाई योजना के तहत सिंचाई क्षमता सृजन 2020-21। आप लोग इस वीडियो को रोक करके यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। यहाँ वीडियो रोक करके आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है वर्ष 2020-21 में बृहद और मध्यम सिंचाई योजना के जरिए सृजित कुल सिंचाई क्षमता 25.9 लाख हेक्टेयर थी। वर्ष 19-20 में दुर्गावती जलाशय योजना, चाकन सिंचाई योजना, निचली किऊल नदी घाटी परियोजना का आधुनिकीकरण, नौमा सिंचाई योजना की पुनर्स्थापना, लखीसराय जिले में गोटयुक्त चेक डैम का पुनर्निर्माण, लवाइच रामपुर बराज योजना के तहत अतिरिक्त कमांड क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का निर्माण जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन करके नई सिंचाई क्षमता हासिल की गई है। वर्ष 2020-21 में लघु सिंचाई योजना से कुल 1.1 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई उपलब्ध कराई गई। इसमें से आहर पाइन सहित तालाबों से लगभग 77.5%, 22.4% नलकूपों का, जिसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के नलकूप शामिल हैं। इसके बाद है जल संरक्षण और सिंचाई के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इस योजना के तहत सारे सार्वजनिक पाइप आहरों और तालाबों का जीर्णोद्धार और बरसात में पानी इकट्ठा करके सिंचाई के मकसद से बाद में उसका उपयोग करने के लिए छोटी नदियों, नालों आदि पर चेक डैम या बियर का निर्माण किया जाना है। लघु जल संसाधन विभाग ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आहर, पाइन, तालाब, चेक डैम और उद्वह सिंचाई की 1663 योजनाओं को हाथ में लिया है। उसमें से 1355 पूरी हो गई है। पूरी हुई सिंचाई योजना से कुल 1.21 लाख हेक्टेयर कृषि कमांड क्षेत्र में सिंचाई और 669.93 लाख घन मीटर जल भंडारण क्षमता सृजित की गई है। गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। यह बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी पर निर्मित है। इसके बाद है गंडक परियोजना से 2 नहर निकाली है। तिरहुत नहर जो कि पश्चिम की ओर तथा सारण नहर पूरब की ओर। बिहार की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर बांध बनाकर किया गया था। डेहरी के पास से सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई है, पूर्वी सोन तथा पश्चिमी सोन नहर। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। डेहरी जल विद्युत केंद्र जिसमें 6.6 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है तथा बारून जल विद्युत केंद्र जहां से 3.3 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है। इसके बाद है वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सोन नदी से संबंधित जल का बंटवारा समझौता किया गया। बाण सागर जलाशय का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर बांध बनाकर किया गया है। बाण सागर समझौते के तहत सोन और उसकी सहायक नदियों का कुल वार्षिक जल प्रवाह 14,250 लाख एकड़ फीट संभावित है, जिसमें बिहार को 7,750 लाख एकड़ फीट, उत्तर प्रदेश को 1,250 लाख एकड़ फीट और मध्य प्रदेश को 5,250 लाख एकड़ फीट आवंटित किया गया है। समझौते में यह भी प्रावधान था कि यदि सोन के क्षेत्र में कम जल उत्पन्न होगी तो तीनों राज्यों के हिस्सों में जो कटौती होगी उसमें सोन नहर के लिए सुरक्षित 50 लाख एकड़ फीट जल आवंटन प्रभावित नहीं होगा। बाण सागर जलाशय के मध्य
से मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश को 2:1:1 के अनुपात में जल आवंटित किया जाएगा तथा इसके निर्माण की लागत भी इसी अनुपात में बांटी जाएगी। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य नहरों का भी बिहार में विकास किया गया है। पहला है ढाका नहर पूर्वी चंपारण में, तेऊर नहर जो कि पूर्वी चंपारण में तेऊर नदी पर बनाया गया है। कमला नहर कमला नदी पर दरभंगा एवं मधुबनी जिले में बनाया गया है। सकरी नहर जो कि सकरी नदी पर गया एवं मुंगेर जिले में बनाया गया है। जमुना नहर जमुना नदी के बाईं ओर जहानाबाद जिले में बनाया गया है। इसके बाद है दुर्गावती जलाशय योजना, कैमूर जिले की सिंचाई योजना है। दुर्गावती नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर कर्मनाशा नदी में मिलती है। ऊपरी किऊल जलाशय परियोजना किऊल नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई है। बागमती परियोजना के अंतर्गत सीतामढ़ी के डांग के पास रामनगर में बांध बनाकर नहर निकाली गई है। बरनाल जलाशय योजना जमुई जिले की बरनाल नदी पर निर्मित है। कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन, जिसको CADWM का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी हर खेत को पानी के तहत किया जा रहा है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना के तहत प्राथमिकता वाली 99 चिन्हित योजनाओं में से 2 योजनाएं बिहार में है, दुर्गावती जलाशय योजना तथा पुनपुन बराज योजना। इसके बाद है सिंचाई परियोजनाएं। बृहद सिंचाई परियोजना 10 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्रफल को रखा गया है। इसके बाद है लघु सिंचाई परियोजना, जिसमें 2000 हेक्टेयर तक के कृषि योग्य क्षेत्रफल को रखा गया है। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना, यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में हर प्रखंड में चल रही है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना, यह योजना नवादा, रोहतास, कैमूर और सीतामढ़ी में चल रही है। इस योजना के तहत दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना का विकास किया जा रहा है। इसके बाद है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। तो फ्रेंड्स कोसी जो जल विद्युत परियोजना है कोसी नदी पर, बिहार जो कि भारत और नेपाल के मध्य है इसका। इसका सोन परियोजना सोन नदी पर है जो बिहार में है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल में संयुक्त रूप से है। बाण सागर परियोजना सोन नदी बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कोसी जल विद्युत परियोजना, भारत और नेपाल के मध्य इस परियोजना के लिए वर्ष 1954 में आपसी सहमति हुई थी। इसके अंतर्गत नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया है। इस बैराज का निर्माण वर्ष 1959 में प्रारंभ हुआ तथा वर्ष 1963 में पूर्ण हुआ था। पूर्वी कोसी नहर मुख्य सिंचाई योजना एवं पश्चिमी कोसी नहर मुख्य सिंचाई योजना का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1961 में प्रारंभ किया गया था। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना 1978 में हुई थी। गंडक परियोजना, फ्रेंड्स जो गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल के मध्य दिसंबर 1959 में एक समझौता हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण जिले में पूर्वी जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। यह जल विद्युत परियोजनाएं वर्ष 1964 में प्रारंभ की गई तथा 1968 में पूर्ण हुई थी। इस परियोजना के तहत गंडक नदी पर 2 सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की गई हैं। इस परियोजना को वर्ष 1961 में तत्कालिक योजना आयोग द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई थी। इसके बाद आता है सोन परियोजना। सोन नदी पर सोन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। इसके तहत सोन बैराज, पूर्वी एवं पश्चिमी लिंक नहर तथा 2 नहर सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की गई हैं। सोन बैराज, जिसे इंद्रपुरी कदवन बैराज भी कहा जाता है, एक जलाशय है जिसका निर्माण वर्ष 1960 में प्रारंभ हुआ था तथा 1965 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसके बाद है पूर्वी सोन पूर्वी एवं पश्चिमी लिंक नहर पर विद्युत गृह का निर्माण किया गया, जिसे क्रमशः वर्ष 1986 एवं 1993 में पूर्ण किया गया था। सोन नहर प्रणाली भारत की प्राचीन नहर प्रणाली में से एक है। यह 1874 ईस्वी में परिचालन में है। नदियों का
अंतर संवर्धन। बिहार राज्य पानी के मामले में विरोधाभासी समस्या से पीड़ित है। उत्तर बिहार बाढ़ का सामना करता है तो दक्षिण बिहार सूखा प्रवण है। दक्षिण बिहार में सूखे के समाधान और उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा कम करने के लिए राज्य की नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। इस पर नेक्स्ट पॉइंट है जल विद्युत योजना। प्रमुख परियोजना तथा वो परियोजना किस जिले में है? तो जो डेयरी परियोजना है रोहतास में, बरहूर परियोजना औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर परियोजना जो कि पश्चिमी चंपारण कटैया सुपौल में, अगनूर अरवल जिला में है, नासिरगंज रोहतास, त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण, श्रीखंडी रोहतास, सेवारी जो है कि रोहतास में, बेलसर अरवल में, अरवल परियोजना अरवल में है, जौनागरा जो कि रोहतास में है। इसके बाद है बिहार में बाढ़। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। यहाँ बाढ़ लगभग नियमित घटना है, हालांकि उसकी तीव्रता में अंतर होता है। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68,800 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 94,163 वर्ग किलोमीटर का 73.06% है। उत्तर बिहार का मैदानी भाग बाढ़ के लिहाज से खास तौर पर असुरक्षित है और यहाँ की 76% आबादी बाढ़ प्रवण है। भारत के 400 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में से बिहार के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का हिस्सा लगभग 17.2% है। इसी प्रकार देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% हिस्सा बिहार में निवास करता है। बिहार में बड़े पैमाने की बाढ़ों की मुख्य कारण यह है कि उत्तर बिहार की लगभग सारी नदियां उत्तर में स्थित नेपाल की तीव्र ढाल से दक्षिण दिशा में बहकर आती है और अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाती है, जिससे नदियों के बेसिन उथले होते जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड से बहकर आने वाली नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये सारी नदियां अंशतः विभिन्न स्थानों पर गंगा में मिल जाती है। वर्षा ऋतु में ये ऐसी सारी नदियां बिहार में बाढ़ संबंधित असुरक्षित स्थिति की स्रोत बनती है। इसके बाद बाढ़ प्रवण जिले बिहार के 38 में से 28 जिले जो है कि बाढ़ प्रवण है। इन 28 जिलों में से 15 को अत्यंत बाढ़ प्रवण माना गया है। अत्यंत बाढ़ प्रवण जिले में कौन कौन है? तो उत्तर बिहार का जो जिला है आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार जो कि 15 जिला अति बाढ़ प्रवण जिलों के अंतर्गत आता है। इसके बाद अन्य बाढ़ प्रवण जिले में उत्तर बिहार में पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज 7 जिले हैं तथा दक्षिण बिहार के पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा 6 जिले हैं। इसके बाद आता है बिहार की जलवायु एवं पर्यावरण। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार उपोष्ण जलवायु में स्थित प्रदेश है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क जलवायु है। बिहार राज्य की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यहाँ वर्ष में 3 प्रमुख मौसम होते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से मध्य जून तक, इसके बाद वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक, इसके बाद शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जलवायु वर्गीकरण कोपेन के अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को CWG यानी मध्य तापीय या गंगा तुल्य से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। CWA किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, जोगवानी, अररिया आदि उत्तरी बिहार के क्षेत्र। इसके बाद CSA पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद आदि दक्षिण बिहार का क्षेत्र। इसके बाद है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यह उपोष्ण क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ नम उपोष्ण जलवायु है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन के मामले में बिहार में वर्ष 2018-19 जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने वाला वर्ष रहा है।
सबसे पहले तो यहाँ पर्यावरण एवं वन विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन, पूरा बिहार प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के आपदाओं के लिहाज से असुरक्षित है। बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं और 33 जिले सिस्मिक जोन यानी 3, 4 और 5 में आते हैं। दक्षिण बिहार के 8 जिले गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और बांका अत्यंत सूखा प्रवण है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में अक्सर चक्रवाती आंधी, तेज आंधी, शीतलहर और मानवजनित आपदाएं भी आती रहती है। साथ ही अग्नि संबंधी दुर्घटनाएं भी आम बात है, जिसमें आमतौर पर झोपड़ियों में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे की आबादी खास तौर पर प्रभावित होती है। अतः आपदाओं का कुशल प्रबंधन राज्य सरकार के लिए चिंता का मुख्य विषय है। वन विभाग का लगभग 74% व्यय जलवायु परिवर्तन पर और इस व्यय का 24% हिस्सा जलवायु संबंधी जोखिमों के लिहाज से अति संवेदनशील चीज़ों पर था। देश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर की प्रति अनुक्रिया दर्शाते हुए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता वायु कार्यक्रम NCAP की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्रभावित शहरों को अपने शहर के लिहाज से स्वच्छ वायु कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के मद्देनज़र बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद BSPCB द्वारा पटना, गया और मुजफ्फरपुर के लिए स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की कृषि जलवायु विवरणी। बिहार देश के पूर्वी भाग में अवस्थित राज्य है, जो हिमालय की निचली पहाड़ियों, गंगा के मैदान, विंध्य के पठार और लघु गोंडवाना बेसिन से घिरा है। राज्य पूर्व पश्चिम में 483 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण में 345 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्वेश्चन भी BPSC के द्वारा पूछा जाता है कि पूरब से पश्चिम में कुल लंबाई कितनी है, तो 483 तथा उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई जो है कि 345 किलोमीटर है। राज्य का क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टेयर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.9% है। समुद्र तट रहित बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल देश अवस्थित है। राज्य की मुख्य नदी गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई राज्य को उत्तरी और दक्षिणी 2 हिस्सों में विभाजित करती है। राज्य के 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। पहला में 13 जिले वाला उत्तर पश्चिमी जोन, जिसमें 1040 से 1450 मिलीमीटर तक वर्षपात होता है। मिट्टी बलुई दोमट है। दूसरे क्षेत्र में 8 जिलों वाला उत्तर पूर्वी जोन है, जिसमें 1200 मिलीमीटर से 1700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और मिट्टी दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी है। तथा तीसरा जो है उसमें 17 जिलों वाला दक्षिण जोन है, जिसमें 990 से 1240 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और मिट्टी बलुई दोमट या चिकनी दोमट है। राज्य जो है कि 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच और समुद्र तट से औसतन 52.7 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है। राज्य में 3 स्पष्ट मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। वार्षिक औसत तापमान जाड़ा में दिसंबर-फरवरी महीने के 8 डिग्री सेल्सियस से गर्मी के अप्रैल-जून महीने में 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी जोन में होती है, जिसका वार्षिक औसतन लगभग 1450 मिलीमीटर होता है। व्यापक प्रकार की उर्वर जलोढ़ मिट्टी और प्राचुर जल संसाधन को देखते हुए राज्य में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के विकास की काफ़ी संभावना है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 वाले सेक्शन को लेकर के। अगर यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।